काफ़ी एथलीट साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिसका बहुत बार एक बड़ा कारण रहता है अच्छे से वार्म अप ना कर पाना। और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे कॉम्पिटिशन के सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। हमें कब वार्म अप स्टार्ट करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, वार्म अप से पहले किन चीज़ों का ध्यान देना है, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो क्या करना चाहिए और कॉमन गलतियाँ जिनसे हमें बचने की कोशिश करना है। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली 100, 200 और 400 मीटर एथलीट्स के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप जंप्स भी करते हो तो भी आपको काफ़ी हद तक ये वार्म अप हेल्प करेगा। हम सबको लगता है कि वार्म अप कॉम्पिटिशन से जस्ट कुछ देर पहले ही स्टार्ट होता है। वार्म अप का मतलब है कि हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए और वो प्रिपरेशन एक दिन पहले स्टार्ट होनी चाहिए। आपको अपनी स्लीप लेनी है सबसे पहले अच्छे से। अगर आप रात में ढंग से नहीं सोओगे, आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी, आप कल चाहे कितना ही अच्छा वार्म अप कर लो, कितना ही अच्छा एक्टिवेशन कर लो, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हमें स्लीप के ऊपर ध्यान देना है। काफ़ी बार कॉम्पिटिशन नर्वसनेस की वजह से एथलीट्स को नींद नहीं आ पाती है। उसके लिए आप मेलाटोनिन ले सकते हो और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, तो उसके लिए आप 1 महीने पहले से ही अश्वगंधा और ज़ेडएमए सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है कि 1 दिन पहले आपको कोई भी कैफ़ीन वाला सप्लीमेंट, कोई भी कैफ़ीन नहीं लेना अपनी बॉडी में, क्योंकि उससे आपकी स्लीप खराब हो सकती है। स्लीप के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा डिटेल में प्रोसेस बताया कि कैसे हम अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका वार्म अप से पहले हमें ध्यान देना है, वो है हमारा न्यूट्रिशन और हमारे सप्लीमेंट्स। जो हम खाने में चीज़ें खाएँगे, वो हमारे टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप सो के उठ रहे हो और उसके बाद आपका कॉम्पिटिशन है, उसके बीच में अगर आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, तो फिर आपको उठने के साथ ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। आप स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम्स देख सकते हो और हमें ट्राई करना है कि हम 3-4 घंटे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो हमारे ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी स्पाइक करते हैं और फिर कुछ देर बाद वो क्रैश भी होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत सुस्ती भी आ सकती है। अब जो वार्म अप से पहले सप्लीमेंट लेना, ये इवेंट टू इवेंट चेंज होते रहेगा। अगर आप 100 मीटर करोगे तो फिर आपके लिए कैफीन और सिट्रुलिन मेलेट ज़्यादा अच्छा है। 200 मीटर के लिए कैफीन और सोडियम बाइकार्बोनेट और 400 मीटर के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड नंबर पे आप कैफीन ले सकते हो। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन ये थोड़े लंबे इवेंट्स में ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब 100 से ज़्यादा अच्छा 200 के लिए रहेगा और 200 से ज़्यादा अच्छा 400, 400 से अच्छा 800 के लिए। इसके अलावा बीटा एलेनिन और क्रिएटिन, ये 2 बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इनको आपको कुछ टाइम पहले से लोड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब तुरंत आप कॉम्पिटिशन से पहले लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कुछ टाइम से कंटिन्यू ले रहे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी स्टिमुलेंट आप अपने कॉम्पिटिशन से पहले लोगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपसे वो ही चीज़ें यूज़ करो जो आप पहले यूज़ कर चुके हो। आपको उस दिन किसी का भी प्री वर्कआउट लेके नहीं पीना है। कोई भी आपको बोले कि ये दवाई ले लो, ये चीज़ ले लो, इससे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हर एक एथलीट की बॉडी अलग है और हर एथलीट की बॉडी पे वो सप्लीमेंट्स अलग तरीके से काम करते हैं। कोई एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट किसी एथलीट को ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस उससे खराब हो जाए। तो जो भी आप प्री वर्कआउट लोगे, आपको पहले ट्रेनिंग में उसको एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देखना है और उसमें भी आपको टाइमिंग को चेक करना है कि आप उस सप्लीमेंट को लेते हो तो उसकी कितनी देर बाद वो आपको रिजल्ट्स देता है। कंपटीशन से पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, इंफीरियॉरिटी माइंडसेट। हमें लगता है कि हम उतने काबिल नहीं है, खुद के ऊपर डाउट होता है। तो अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं तो आपको कंपटीशन में कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहली बात तो आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। नहीं तो बहुत बार एथलीट्स स्टार्ट लिस्ट को देखते रहते हैं कि हाँ ये एथलीट आ रहा है, वो एथलीट आ रहा है, तो आपको वो चीजें नहीं देखनी है। और अगर आपको आपका कंपटीटर दिख रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, तब भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, काम रहना है। और कुछ और चीजें हैं जिससे एथलीट्स काफी बार डर जाते हैं। पहला है एथलीट्स की मसल्स को देख के। बहुत बार ऐसे एथलीट्स आपको दिखेंगे जिनकी बहुत तगड़ी मसल्स है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं भागते हैं। आप एथलीट्स के स्पाइक्स देख के घबरा जाओगे। बहुत बार निविया वाले स्पाइक्स वाले भी अच्छा कर जाते हैं और एडिडास स्पाइक्स वाले भी अच्छा नहीं करते हैं। कुछ छोटे एथलीट्स की फ्रीक्वेंसी को देख के नहीं घबराना है। कुछ एथलीट्स स्टार्ट लेंगे, बहुत फटाफट स्टेप्स लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई एथलीट जल्दी फास्ट स्टेप्स ले रहा है तो वो तेज भी दौड़ेगा। कौन कैसा है ये हमें रेस में ही पता चलेगा, तो उससे पहले अपने मन में चीजें एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद के ऊपर फोकस करो, बाकी लोगों पे ध्यान मत दो। और एक और चीज एथलीट्स के साथ होती है, कंपटीशन वाले दिन उन्हें ऐसा फील होता है कि वो ज्यादा फास्ट नहीं है, आज उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, उनको थोड़ा स्लो लग रहा है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लानी अपने दिमाग में, क्योंकि जैसे जैसे आप वार्म अप करने लगोगे आपको बेटर फील होने लगेगा। और अगर आप पहले ही अपने मन में जो चीजें बिठा लोगे तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें वार्म अप स्टार्ट कब करना है। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर छोटे इवेंट्स में होती है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट इवेंट्स है वहां पे ज्यादा होती है, जबकि नेशनल्स में तो सब इवेंट्स टाइम के हिसाब से ही होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में क्या होता है कि आपको तुरंत बोल देंगे
देंगे कि हाँ, अब हम 100 मीटर करा रहे हैं, सब आ जाओ। बहुत बार आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा वार्म अप करने के लिए। तो ऐसे में आपको ट्राई करने की आप कंटिन्यूअसली पता करते रहो कि कब इवेंट होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए, 40 से 50 मिनट काफ़ी है। हमें ज़्यादा लंबा वार्म अप नहीं करना ताकि हम बहुत ज़्यादा थक ना जाए इवेंट से पहले। और जो टाइम फ्रेम है ये वेदर के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप थोड़ा छोटा वार्म अप कर सकते हो, और वहीं पे अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा लंबा वार्म अप करना पड़ेगा। और एक और गलती बहुत सारे एथलीट्स करते हैं कि वो शेड्यूल को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। शेड्यूल में ऐसे लिखा रहेगा 200 मीटर, उसके बाद लॉन्ग जंप होगी, ट्रिपल जंप होगी, फिर 400 मीटर होगी। एथलीट्स लिस्ट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि 200 मीटर के बाद सब चीजें इसी ऑर्डर में होंगी, लेकिन जो फील्ड इवेंट है और ट्रैक इवेंट है ये एक साथ चलते रहते हैं। तो 200 मीटर के बाद आपको ये इवेंट खत्म होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि 200 मीटर के बाद तुरंत 400 मीटर होगी। ये प्रॉब्लम यूजुअली बिगिनर एथलीट्स के साथ ज्यादा होती है, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलो ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले और ये छोटी छोटी गलतियों से आप थोड़ा बहुत सीखो। तो अब हम वीडियो के एकदम मेन क्रिस्प पार्ट पे आते हैं कि हमें वार्म अप में क्या चीजें करनी है। सबसे पहले हमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, जिसके लिए आप बेसिक जॉगिंग, मोबिलिटी या स्किपिंग ड्रिल्स कर सकते हो। आप चाहो तो स्किपिंग भी कर सकते हो, थोड़े बहुत डायनेमिक स्विचेस भी कर सकते हैं। और जो ये वार्म अप का पहला वाला पार्ट है, इसमें आपको ट्राई करना है कि आपकी सांसें ज्यादा ना फूले, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है अपने को। हमें बस ट्राई करना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, हल्का फुल्का पसीना आने लगे, और इस पार्ट में हमें बिल्कुल भी थकना नहीं है। अब सेकंड पार्ट आएगा मसल एक्टिवेशन का, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स को एक्टिवेट करना है, जैसे कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, हिप फ्लेक्सर्स, कोर की मसल्स और क्वाड्स। और ये कुछ मेन मसल्स है, इनको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट किया है। मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है वार्म अप का, तो आप ट्राई करो कि ऊपर की मसल्स तो आप कम से कम एक्टिवेट कर लो, और वहीं पे अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप ट्राई करो कि सारे ही मसल्स को आप एक बार टच करो। और इन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए उनकी आप स्ट्रेंथ वाली, स्पीड वाली या पावर वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम इन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं। एक एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आएगा ड्रिल्स का, और सेम ड्रिल्स में भी एक्टिवेशन की तरह बहुत सारी ड्रिल्स हैं। आप ए स्किप कर सकते हो, सी स्किप कर सकते हो, जंप ड्रिल्स कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से काफी बार एथलीट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों एक्टिवेशन और ड्रिल्स वाले पार्ट में आपको ट्राई करना है आप वो एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करो जो आपको ज्यादा बेटर फील करा पाती हैं, जो आपको अच्छे से आती हैं, और जो आपने पहले अपनी ट्रेनिंग में करके देखी है। जानवरों में ये चीज बहुत बार देखी जाती है कि जब भी लड़ाई होती है तो जो भी जानवर है वो ट्राई करता है खुद को बड़ा दिखाने का, खुद को ज्यादा डोमिनेंट दिखाने का। और जब हम इंसान भी काफी बार डर जाते हैं तो हमारे भी गूजबम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब भी कोई प्रेशर वाली सिचुएशन रहती है, करो या मरो वाली सिचुएशन रहती है, वहां पे हर एक इंसान, हर एक जानवर एक अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। यूजुअली खतरे से बचने के लिए सभी जानवर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं। तो सेम वही चीज हमें कंपटीशन के टाइम पे भी करनी है। जो आपका एक्टिवेशन ड्रिल्स वाला पार्ट है उसमें आपको खुद को डोमिनेंट फील करवाना है, डोमिनेंट दिखाना है। आप ड्रिल्स कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि हाँ मैं ये ड्रिल कर रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, मेरे को अच्छे से आती तो नहीं, कोई मेरे में कमियां तो नहीं निकाल रहा। ऐसे सब आपको नहीं सोचना है। जो ड्रिल आपको अच्छे से आती है, परफेक्ट आती है, अच्छे से स्पीड में कर पाते हो, अच्छे फॉर्म के साथ कर पाते हो, वो चीजें आपको करनी है। और थोड़ा बहुत शो ऑफ करना है, मतलब पूरा फोकस शो ऑफ पे नहीं करना, आपको अपने वार्म अप पे ध्यान देना है। लेकिन वार्म अप करते टाइम आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि हाँ मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा इस तरीके से करो कि लोग आपको देखें तो वो सोचे कि हाँ इसको देखते ही क्या करेगा, कैसा दौड़ेगा। और ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स एक डिफरेंस बनाती है एलीट और बिगिनर एथलीट्स में। और अगर आप सीरियस हो अपने स्पोर्ट को लेके और एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार मुझसे ट्रेनिंग लेके देखो। हम मेहनत करके एक अच्छी परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे उसके लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आप किसी कारण की वजह से ट्रेनिंग नहीं भी ले पाते हो तो आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। तो बॉडी वार्म अप करने के बाद, एक्टिवेशन और ड्रिल्स करने के बाद हमें पोटेंशिएशन करना है, और ये प्रॉब्लम बेस्ड हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हर एथलीट की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी का एक्सेलरेशन खराब है, किसी की टॉप स्पीड खराब है, किसी की स्पीड एंड्योरेंस अच्छी नहीं है, किसी को अच्छे से पेसिंग नहीं आती, किसी की टेक्निक खराब है। तो आपको जो लगता है आपके अंदर चीज ज्यादा खराब है, जो आपकी वीकनेस है, आपको उसको थोड़ा ब्रश अप करना है, थोड़ा ठीक करना है। एक्सेलरेशन खराब है तो बैंड के साथ आप एक्सेलरेशन कर सकते हो। टॉप स्पीड अच्छी नहीं है तो आप कुछ वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हो, हर्डल जंप्स कर सकते हो। स्पीड एंड्योरेंस नहीं है तो आप कुछ शॉर्ट टाइम के लिए मैक्स एफर्ट आइसोमेट्रिक्स कर सकते हो। अगर आपको पेसिंग में दिक्कत होती है तो फिर आप कर्व पे या स्ट्रेट पे कुछ स्ट्राइड्स लगा सकते हो। टेक्निक अच्छी नहीं है तो आप ड्रिल्स की ही थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जो चीज आपकी खराब है उसके लिए जो जो हम वर्कआउट्स करते हैं उसमें से आप कुछ कुछ चीजें ऐड कर लेना। इसके बाद लास्ट में हम कुछ रेपिटेशंस लगाएंगे, और रेपिटेशन का
डिस्टेंस भी हमारे इवेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। 100 मीटर के लिए मुझे 60 मीटर ज्यादा अच्छी लगती है, 200 मीटर के लिए 120 अच्छी है, और 400 मीटर एथलीट्स के लिए 180 या 200 मीटर के आसपास का डिस्टेंस बढ़िया है। तीनों ही इवेंट के लिए हम 1 से 2 रेप्स लगाएंगे, लेकिन जो 60 मीटर है वो हमें मैक्स एफर्ट पे पुश करते हुए लगाना है, और जो 120 मीटर और 180 मीटर है उसमें हमें पूरा पुश नहीं करना। आधे डिस्टेंस तक हमें अच्छा एफर्ट लगा के 80-90% पे स्प्रिंट करना है, फिर लास्ट में उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए एक रिदम में जाते जाना है। अब जो ये डिस्टेंसेस है ये मुझे पसंद है, आप एक बार ट्राई करके देखो अपनी ट्रेनिंग में, वर्कआउट्स में। अगर आपको सूट करता है, ये चीजें करके आपको और ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब वार्म अप के टाइम पे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको हो सकता है टाइटनेस हो रही है, या माइनर पेन है, या फिर हल्का फुल्का आपको इंजरी का पेन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा वार्म अप नहीं करना है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। आप खुद को थोड़ा कंट्रोल करो और अपना मैक्स एफर्ट सीधे रेस में ही लगाना। हमें ट्राई करना है कि उससे पहले वो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। काफी बार एथलीट्स को शूज या स्पाइक्स में इश्यूज आ जाते हैं, तो किसी दोस्त पहचान वाले से कुछ कांटेक्ट करो। नर्वस हो रहे हो या फिर खुद को ज्यादा हाइप अप नहीं कर पा रहे हो, तो म्यूजिक सुनते रहो, थोड़ा मोटिवेट करो खुद को गानों से। काफी बार मौसम की प्रॉब्लम होती है, तेज बारिश होने लग जाती है या आंधी आ रही है, तो जो मौसम है उससे हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मौसम सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सभी एथलीट्स के लिए सेम खराब हुआ है। लास्ट में कोई भी टेक्निक में चेंजेस नहीं करने हैं, कि मतलब पहले आप इस तरीके से दौड़ते थे, आज आप इस तरीके से दौड़ के देखोगे। 400 मीटर कर रहे हो तो रेस की स्ट्रेटेजी ही बदल दी एकदम, या आपने ब्लॉक की स्पेसिंग चेंज कर दी। तो ऐसे में कुछ टेक्निकल चेंजेस नहीं करने लास्ट मोमेंट पे। और हो सकता है कि आपने कोई गलतियां नहीं करी, आपने बहुत अच्छे से वार्म अप किया और आपकी रेस भी बहुत अच्छे से निकली, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद हमें फाइनल भी दौड़ना पड़ता है। और काफी बार ऐसा होता है कि एथलीट्स हीट्स में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फाइनल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीजन रहता है कि हमारे हीट और फाइनल के बीच में रिकवरी अच्छी नहीं हुई थी। तो अगर आप अपने हीट और फाइनल्स के बीच की रिकवरी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और स्टिल अगर आपके वार्म अप से लेके कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।